हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये है 2021 का पेपर जो है आपका, जो निरस्त वाला पेपर हुआ था यूपी टेट का। वो पेपर है आपका जो 28 नवंबर को 2021 में हुआ था, जो निरस्त हो गया था पेपर। और इसी पेपर की वजह से निरस्त वाला मामला, जो पेपर लीक होता है, वो प्रक्रिया शुरू हुई थी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, इधर उधर की बातें न करेंगे, हम लोग अच्छे तरीके से शुरू करते हैं। रिवीजन करेंगे अच्छे तरीके से। प्रीवियस पेपर है तो इसको हमको देखना जरूरी है। ठीक, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट यानी सीडीपी, ये लास्ट हमारा है पोर्शन। उसके बाद हमारा हिंदी हिंदी चल ही रहा था, हिंदी भी हम लोग लेकर आएंगे और इसी तरीके से मिक्स करके हम लोग लाते रहेंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा थर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब देखिए, मैंने पिछले वाले लेक्चर में अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दिया गया था कि थर्नडाइक के नियम कितने हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग सरसरी निगाहों से देखते चलेंगे। तो ऑप्शन डी यानी कि अभिवृत्ति का नियम नहीं है। थर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम अभिवृत्ति का नहीं है। थर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम का मुख्य 3 नियम कौन कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये थर्नडाइक 5 जो गौण नियम है उसी में ये दिया है, गौण नियम का वो भाग है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करा, देखिए कि कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है, कौन सा होता है? तो इसमें आपका देखिए सूझ द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। ये मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था पिछले देखिए, अब इसे आपको समझ में आ रहा है कि कितने अच्छे से रिपीट क्वेश्चन होते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। ठीक, कोहलर कोफका तथा वर्दिमर के अनुसार सूझ द्वारा सीखा जाता है। सूझ का आशय अचानक किसी समस्या का हल निकलना। ठीक, ये चीज आप देख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए ये देखते हैं अच्छे तरीके से, इसको आप देख सकते हैं। पिछले वाले में आप क्वेश्चन रिपीट, यानी आपको ये समझ में आ रहा है कि रिपीट होते हैं क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन है? तो सामाजिक निर्माणवाद के जनक हैं वाइगोत्स्की साहब। ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, ये ऑप्शन बी है। सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोत्स्की हैं। वाइगोत्स्की की सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बालक का विकास समाज के द्वारा अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करता है। आई होप आप लोग को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? विकास की विशेषता कौन है? चलिए हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा। निगेटिव पूछा है, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, ये नहीं है। ठीक, देखिए विकास का जो है आपका, इसका जो है देखिए अनियंत्रित या स्वतंत्र होना विकास की विशेषता नहीं है। जबकि संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, ये सब क्या है? विकास की विशेषता है। आई होप आप लोग को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 करा है, हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है? हेरिडिटी जीनियस के लेखक कौन है भाई? देखिए इसके, तो ये आपके हैं गाल्टन साहब। ठीक, ये देखिए आपका दिया है ऑप्शन ए बी आपका सही है। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक गाल्टन है। फ्रांसीसी गाल्टन प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तिगत विशेषताओं की आनुवंशिकता का अध्ययन किया। उन्होंने अपने इस अध्ययन से निष्कर्ष के रूप में अपनी पुस्तक हेरिडिटरी जीनियस में बताया कि व्यक्तिगत आनुवंशिकता होती है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। तो आपका ऑप्शन राइट होगा, न्यूनतम यानी कि बी होगा आपका ज्ञान। देखिए मैंने आपको समझाया था अच्छे तरीके से। ठीक, तो देखिए संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। ब्लूम सीखने के उद्देश्यों को तीन क्षेत्र में, यानी 3 क्षेत्र में, संज्ञानात्मक, भावात्मक और संवेदी डोमेन, क्रियात्मक
में वर्गीकृत करता है। तो ये सब चीज आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब देखिए इसका थोड़ा सा और अच्छे से दिया है यहाँ पे, इनको देख सकते हैं। संज्ञानात्मक इसका देखिए, तो पहला हमारा संज्ञान है, दूसरा बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो मूल्यांकन हमारा 6 नंबर पे आता है और बाकी हमारा इधर देखिए ज्ञान हमारा पहले नंबर पे आता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? तो ऑप्शन आपका सी होगा, पुनः प्रतिपुष्टि। अब देखिए दिया है सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान पुनः प्रतिपुष्टि होता है। जैसे पहला है आपका 6 चरण होते हैं इसके, पाठ्य योजना, दूसरा शिक्षण और तीसरा है प्रतिपुष्टि और चौथा आपका है पुनः पाठ्य योजना और पांचवा है पुनः शिक्षण और छठा आपका है पुनः प्रतिपुष्टि। अतः सूक्ष्म शिक्षण अंतिम चरण पुनः प्रतिपुष्टि है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे इसमें गिलखोड़ के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। अपसारी चिंतन आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विचार प्रवाह। अब थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन को देखेंगे, एक्सप्लेन को अच्छे तरीके देखते हैं। देखिए कितना लंबा दिया है, थोड़ा सा सरसरी निगाह हम इसको देखते चलेंगे। कह रहे कि गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में विचार प्रवाह आवश्यक है। जबकि एक व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है तो उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करता है। अतः उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार के चिंतन को अपसारी चिंतन यानी ओपन माइंडेड वाला, आउट ऑफ द बॉक्स यानी अपसारी चिंतन करते हैं। अपसारी चिंतन आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन पर आधारित। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का मतलब होता है कि सामान्य सोच से अलग सोच पैदा कर किसी चीज के बारे में सोचना। उदाहरण, जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है, यदि तुम्हारे पंख लगे होते तो तुम क्या करते? इस प्रश्न का उत्तर प्रयुक्त उत्तर नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में बालक इस प्रश्न का कल्पना करेगा कि फिर अपने विचार प्रस्तुत करेगा। जैसे, मुझे पंख बहुत पसंद है, अगर मेरे पंख होते तो मैं पूरी दुनिया का सैर करता हूँ। अगर मेरे पंख होते तो मैं आसमान में पक्षियों के साथ उड़ने की रेस लगाते थे। अब सारी चिंतन वाला हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑसबर्न। ठीक, समझते चलेंगे इसको। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक ऑसबर्न है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि में बालक के सम्मुख ऐसी समस्या प्रस्तुत की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न होती है एवं उथल पुथल के द्वारा बालक किसी नवीन विषय को प्रकट करता है। इन विधि में बालकों के मस्तिष्क को सक्रिय करने और समस्या समाधान हेतु उकसाया जाता है। इस विधि में बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, मतलब बच्चे को पूरा पूरा आजाद किया जाता है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में। चलिए आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कौन संबंधित है? ये ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अपने बोथ यानी ए और बी दोनों। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण CD मॉर्गन एवं HA मूरे द्वारा प्रतिपादन किया गया। प्रासंगिक परीक्षण को कथानक बोध परीक्षण भी कहते हैं। यह परीक्षण व्यक्ति को मापने की एक प्रक्षेपीय तकनीकी है। इसके द्वारा व्यक्तित्व की विशेषताओं की जांच की जाती है। इस परीक्षण में कुल 31 कार्ड, तो ये सब आप लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक, इसको देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है जो, अब इसको देखते हैं हम लोग कौन सा है। आपका ऑप्शन आपका ये सही होगा। कह रहे कि आयोजन, कह रहे कि
रचनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन आयोजन कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को समस्या के पक्ष व विपक्ष में आवश्यक तथ्य एकत्र करने होते हैं। जैसे एक चित्रकार को अपनी पेंटिंग बनाने से पूर्व किसी प्राकृतिक स्थान पर बैठकर रंग, आकार और रोशनी आदि का ज्ञान पहले प्राप्त करना होता है। उम्मीद होगी ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करा है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उद्दीपक ये तो थांडाइक महोदय हैं। ठीक, ये चीज मैंने आप लोग को कई बार रिपीट मैंने कराया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक, जो चीज रिपीट हो रही है उसको बार बार हम लोग नहीं देखेंगे, समय हम लोग बचाएंगे। तो ये चीज आप देख सकते हैं, थांडाइक महोदय। देखिए थांडाइक वाला जो चैप्टर है आपको मिल रहा है नाम, उसको आप चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए, आपको अच्छे से और क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12, हम लोग देख 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? कौन सा कारक भाई देखते हैं हम लोग? डी, उपर्युक्त सभी। ये सब देखिए, ए कारक के यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं? व्यक्तिगत कारक हो गए, वातावरणीय संबंधी कारक हो गए, सामाजिक कारक, चौथा हमारा है मानसिक कारक और करेंगे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कारक, सफलता या परिणाम का ज्ञान कारक। ये सब क्या है इसके? ये अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक हैं। उम्मीद होगी आप लोग को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर साहब ने दिया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट होगा। अब देखिए हम लोग समझते चलेंगे थोड़ा सा। बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर द्वारा प्रतिपादन किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न कारकों का मिश्रण है जिसमें अनेक योग्यताएं निहित होती हैं। किसी भी मानसिक कार्य में विभिन्न कारक मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। गार्डनर के अनुसार बुद्धि के विभिन्न प्रकार मानव बुद्धि की विविधता के परिचायक हैं, जो व्यक्तियों को समस्या समाधान करने में, वस्तुओं के सृजन में, सांस्कृतिक मूल्य युक्ति, विभिन्न क्षेत्रों में नए ज्ञान की खोज में सहायता करती है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का है स्पीयरमैन ने दिया था, किस चीज को दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत। तो आपका ऑप्शन राइट ही होगा, बुद्धि का द्विकारक यानी टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दिया था। ठीक, चलिए आगे हम थोड़ा सा इसको एक नजर देख लेते हैं। ठीक, यह ए था एक्सप्लेन। अब देखिए इसमें द्विकारक के स्पीयरमैन साहब हैं। फिर एक सामान्य तत्व जी एस फैक्टर और विशिष्ट यस फैक्टर। ठीक, तो ये सब चीज आप देख सकते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से समझाया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। 16 क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है, किससे? तो प्रोजेक्ट विधि यानी किलपैट्रिक महोदय, यानी कि ये ऑप्शन राइट आपका सही होगा। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक महोदय। ठीक, तो इसको आप देख सकते हैं, ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, उम्मीद होगी आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 कराए कि पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। कि प्रस्तावना प्रश्न। पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न छात्र में पूर्व अधिगम से संबंधित है। किसी भी पाठ को प्रारंभ करने से पूर्व पाठ को प्रस्तावित करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों से लगभग 5-6 प्रश्न करता है, जो उसके पूर्व ज्ञान को आंकने के लिए होते हैं। अतः पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षक प्रस्तावना प्रश्न करके पाठ को प्रस्तावित करता है। मतलब किसी भी पाठ को पढ़ाने के लिए हमें उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ना जरूरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उम्मीद होगी कि आप लोग को ये चीज समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि गलत वाक्य चुने। इसमें गलत कौन है देखते हैं हम लोग। इसके आपका हो जाएगा राइट, आपका डी होगा। यानी कि छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण से सीखता है। थोड़ा समझते हैं क्यों गलत है और बाकी सब सही क्यों। हम लोग थोड़ा सा एक गहरे नहीं हम लोग डीप में देखेंगे ऑप्शन डी को अच्छे तरीके से। कह रहे कि छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण से सीखते हैं, यह कथन गलत है। मनोविज्ञान के अनुसार सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया अव्यक्त व्यवहारों के द्वारा होती है। मानव व्यवहार अनुभव के आधार पर परिवर्तित और परिमार्जित होता है।
छात्र निम्न प्रकार से सीखते हैं। कौन से छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण से सीखते हैं? छात्र सबसे अच्छा अच्छा करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, यानी खेल के माध्यम से वो सिखाएंगे, बच्चे अच्छे सीख जाएंगे। छात्र सबसे अच्छा मुक्त वातावरण से सीखते हैं। तो क्रो और क्रो के अनुसार एक महोदय कहते हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपको मिल सकता है। और देखिए ये निरस्त वाला पेपर था, लेकिन मैं इसको इसलिए लाया हूँ, हो सकता है कि जब पेपर हो तो इसी को रिपीट कर दे, आप ध्यान ना दें। तो हुआ था पिछली बार जब उधर जो निरस्त हुआ था ये पेपर, उसके बाद जब पेपर हुआ था 2017 के पूरा पेपर उठा करके उसी में दे दिया था, हम लोग ध्यान नहीं दिए और वो पूरा पूरा रिपीट क्वेश्चन था उसका। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कराए कि संशोधन में शिक्षा के अधिकतर बल दिया गया है। 86वें संवैधानिक संशोधन, 22वें, 68वें। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन बी होना चाहिए। देखते हैं हम लोग कौन सा भाई, थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे कि आपका बी राइट होगा, 86वें संवैधानिक संशोधन में दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखिए मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी आपको समझाया था 86वें संवैधानिक संशोधन के बारे में अच्छे तरीके से, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, और 21A जोड़ करके, यानी कि अनुच्छेद 21 के पश्चात जोड़ा गया 21A, वो उसको शिक्षा का अधिकार संबंधित बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 करा है शिक्षण के कार्य सम्मिलित हैं कौन से? तो हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन सही होगा डी, यानी सही, आपका डी सही होंगे। कह रहे देखिए थोड़ा समझते चलेंगे। पाठ्य विषय वस्तु एवं कार्यों का विश्लेषण करना, छात्रों की सीखने संबंधी समस्याओं का निराकरण करने के लिए निदानात्मक कार्य करना, छात्रों को सिखाए गए कार्यों का मूल्यांकन, तो ये सब क्या है आपके, ये शिक्षण कार्य है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इससे आप लोग को ये अनुभव लगा होगा कि प्रीवियस कितना अच्छा जरूरी है। प्रीवियस से आपको आइडिया लग जाता है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनने के चांस है। 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक शिक्षण सबसे कम प्रभावी होगा जब, कब प्रभावी होगा, तो इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन डी दिया है, क्यों दिया है इसको समझते चलेंगे थोड़ा सा हम लोग। देखिए कह रहे कि शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, यानी एकाधिकारीवादी शिक्षण नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तभी शिक्षण कार्य अच्छा नहीं होगा। केवल लिखने पर बल दिया जाएगा, केवल रटने की प्रक्रिया पर बल दिया जाएगा। उपयुक्त सभी कारण शिक्षण को कम प्रभावी बनाते हैं। अब प्रभावी बनाने वाले कौन कौन से होते हैं, देखिए इसको भी समझते हैं। अब जैसे इसमें कम प्रभावी है, तो हो सकता है कि आप आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे कि कौन प्रभावी है, तो हमें उसको भी ध्यान देना अच्छे तरीके से। चलिए देखते हैं हम लोग इसको अच्छे तरीके से। इसमें लिखा है कि प्रभावी कौन कौन बनाएगा। शिक्षक को अपने विषय वस्तु का विशेष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं तो आपको उस विषय के बारे में अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए। और शिक्षक अपने ज्ञान एवं अनुभव से छात्रों को प्रश्न के उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए। मतलब कि अगर आप शिक्षक हैं, अगर बच्चा अगर प्रश्न कर रहा है तो उसके प्रश्नों का अच्छे तरीके से जवाब देकर उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना चाहिए, नहीं तो उसको हमको हड़काना नहीं। शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को एक स्वतंत्र वातावरण में संपन्न करनी चाहिए, और शिक्षक को अपने कार्य के साथ साथ छात्रों के कार्यों का भी विश्लेषण करना चाहिए, जिसके शिक्षा प्रभावशाली बन सकता है। मतलब बच्चों को आप पढ़ाते समय उसमें थोड़ा बहुत, उसमें बीच बीच में आप उनसे पूछ भी सकते हैं, वीकली टेस्ट भी ले सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से बताएं, जो कमी उनको अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे कि भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया, किसने दिया था भाषा का? ये भाषा से अगर आएगा तो चमुस्की साहब हैं, ऑप्शन बी सही होगा। आपका ऑप्शन इसमें बी राइट होगा, चमुस्की साहब। ठीक, समझते चलेंगे इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से। कह रहे कि भाषा रूपांतरण का सिद्धांत चमुस्की ने दिया था। चमुस्की को भाषा विकास का जनक माना जाता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है कि भाषा विकास के जनक कौन है, तो चमुस्की साहब। चमुस्की के अनुसार बालक में व्याकरण तो भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन करने की क्षमता बचपन से ही छात्र में निहित होती है। भाषा अर्जन करने की ये क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। भाषा रूपांतरण का अर्थ दो व्यक्तियों के बीच के भाषिक संपर्क स्थापित होता है। इतने पॉइंट आपको मिले, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। तो ये आपका आपका बी ऑप्शन राइट होगा, यानी निगेटिव पूछा है। तो यानी पूछा है इसमें, देखिए थोड़ा सा हम एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि ऑप्शन मैंने आपको भी बता दिया, यानी नहीं है, निगेटिव पूछा है। शारीरिक गठन के संदर्भ में एंटोगोनिस्टिक सही नहीं है। एंटोगोनिस्टिक से तात्पर्य है जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल व्यवहार प्रदर्शित करता है। शेल्डन ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए, कौन कौन से। इसमें देखिए पहला है आपका मेसो फिर मे मेसोमार्फिक एक ऐसी गठीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। और लंबकाय जो होते हैं ऐसे व्यक्ति दुबला पतला तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं। और गोलकाय जो शरीर वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें ऐसे व्यक्ति का शरीर गठन गोल मटोल तथा नरम होता है। इस तरीके से इसमें विशेषता दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं। और ये पूछ सकता है कि किसने दिया था, तो इसको आप शेल्डन महोदय ने इसको दिया था, व्यक्तित्व बताए थे उन्होंने। ठीक, इंग्लिश और इधर इंग्लिश वाला है ए लैंग्वेज, इधर हिंदी वाला दिया है, तो आप इसको दोनों को देख सकते हैं। उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 बता रहा है कि 24 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो इसमें देखिए आप सही यानी आल सभी होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग इसके देखते हैं। आवश्यक अंतर्नोद प्रोत्साहन उपयुक्त सभी अभिप्रेरणा के घटक हैं। ठीक, अभिप्रेरणा के बारे में आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। इसमें देखिए आपका सिगमंड फ्रायड साहब है, और इसको मैंने पिछले चैप्टर में भी अच्छे तरीके से आपको समझाया था। इसको हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कराए कि निम्नलिखित में से कौन से स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। ये आपका स्किनर महोदय के द्वारा नहीं दिया गया है। ठीक, थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। स्किनर द्वारा प्रतिपादन अधिगम के सिद्धांत जैसे अभिक्रिया का अनुदेशन सामग्री सिद्धांत, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन सिद्धांत, व्यवहार रूपांतरण तकनीकी सिद्धांत, ये सब है स्किनर साहब। हाँ, स्किनर साहब के, और बाकी वो नहीं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब जबकि त्रुटि माध्यम अधिगम सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मतलब अब देखिए, तो ये जो आपका दिया है यहाँ पे त्रुटि वाला, तो ये थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। आई होप आप लोग को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। थोड़ा समझते चलेंगे, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों में समुचित विकास का निरंतर और नियमित आकलन है, जिसमें विकास के सभी पहलुओं का विभिन्न विधियों एवं उपकरणों द्वारा व्यापक आकलन किया जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 21 बता रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा। निगेटिव पूछा तो सी सही होगा। देखिए इसको थोड़ा समझते चलेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के चरित्र निर्माण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, जबकि ज्ञान बोध अनुप्रयोग विश्लेषण संश्लेषण तथा मूल्यांकन आदि सब संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ब्लूम ने शिक्षण का अनुदेशात्मक उद्देश्य को 3 भागों में बांटा है। अंग्रेजी भाषा अंग्रेजी भाषा के 3H भी कहा जाता है, जैसे हेड संज्ञानात्मक यानी हेड ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, हर्ट भावात्मक ज्ञान, और हैंड मनोसंचालित ज्ञान। तो ये आप देख सकते हैं, अगर पूछ दे आपसे कि 3H किसने दिया था, इस नियम को किसने दिया था, तो आपको याद होना चाहिए ये सिगमंड फ्रायड साहब ने इसको दिया था। एक बार फिर से हम डिवीजन कर लेते हैं। ठीक, नहीं सॉरी, ब्लूम साहब ने इसको दिया था, सिगमंड फ्रायड साहब ने, माफ करना हमें।
चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ब्लूम साहब ने दिया था इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण स्तर नहीं है। शिक्षण स्तर कौन नहीं भाई, इसको देखते हैं हम लोग। आपका अभिप्रेरणा नहीं, निगेटिव पूछा है। शिक्षण स्तर में वह आधार है जिसके माध्यम से छात्रों का बौद्धिक विकास किया जाता है। इसमें छात्रों का क्रमबद्ध तरीके से बौद्धिक विकास किया जाता है। शिक्षण के मुख्यतः 3 स्तर है। कौन कौन से देखते हैं हम लोग, जिनके आधार पर बालकों की शिक्षण प्रक्रिया का क्रियान्वयन किया जाता है। शिक्षण निम्नलिखित 3 प्रकार से, कौन कौन देखिए, चिंतन प्रत्यावर्ती स्तर, बोध अवबोध यानी स्तर, और स्मृति स्तर। ये सब क्या है, चिंतन के शिक्षण के स्तर हैं। आई होप आप लोग को समझ में आए। चलिए आगे बढ़ेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं हम लोग। सिद्ध करे कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो मनोसामाजिक वाले के एरिक्सन साहब ने किया था। देखिए इंपोर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए थोड़ा समझते चलेंगे, इसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए यहाँ दिया है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन द्वारा प्रतिपादन किया गया है। एरिक्सन ने भी फ्रायड की तरह व्यक्तित्व विकास का आधार जैविक और लैंगिक माना है, परंतु उसमें फ्रायड 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 की विकास सूची को सामाजिक आधार दे दिया। और देखिए यहाँ समझते चलेंगे, एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर बल दिया है। इसे 8 अवस्थाओं में बांटा। कौन कौन से देखिए, शिशुवावस्था विश्वास बनाम अविश्वास, प्रारंभिक बाल्यावस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, खेल अवस्था पहल शक्ति बनाम दोषिता, और विद्यालय अवस्था परिश्रम बनाम हीनता, किशोरावस्था अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति, तरुण वयस्कावस्था घनिष्ठ बनाम विलगन, मध्यावस्था मध्य कायावस्था, जननात्मक बनाम स्थिरता, और 8 नंबर का है आपका परिपक्वता अवस्था अहम संपूर्णता बनाम निराश। आई होप आप लोग को समझ में आ गई। तो ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये था आपका जो निरस्त पेपर हुआ था उसका है। ठीक, तो उम्मीद होगी चीज आप लोग को समझ में आ गया। तो ये था आप लोग का CDP का यानी कि लास्ट वाला था पेपर, और वो जो था उसको भी करवा देंगे, क्योंकि 2017 में 17 वाला मैंने कराया था, 17 वाला में रिपीट क्वेश्चन अच्छे से दे दिया था, तो उसको कराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिलहाल के हम करवा देंगे। ठीक, तो उम्मीद होगी ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई। तो ये था निरस्त वाला पेपर जो नवंबर में हुआ। तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।